Welcome to online classes of Supreme Srishti. Today we are going to start a new chapter which is elasticity. जैसा कि मैंने आपसे पहले ही वादा किया था कि हम आपको थर्मल एक्सपांशन पढ़ाने से पहले इलास्टिसिटी का एक ब्रीफ देंगे, ठीक है। तो वही हम ब्रीफ लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है कि जब भी आप किसी भी मटेरियल को डिफॉर्म करते हो, मतलब जब भी आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, कोई भी बाहर से उस पर फोर्स लगाते हो, जरूरी नहीं कि वो बॉडी डिफॉर्म हो, और अगर वो कोई बॉडी डिफॉर्म होती भी है, अगर वो अपना शेप और साइज दोबारा रिगेन कर लेती है, तो इस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को हम लोग क्या कहलाते हैं, इलास्टिसिटी कहलाते हैं, ठीक है। हम लोग इसको बहुत डिटेल में देखेंगे। एक एक बहुत सारे तरीके के हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगता है, बहुत सारे तरीके के स्ट्रेसेस आएंगे, स्ट्रेन्स आएंगे, तो वो चीज़ों को हम लोग बहुत डिटेल्स में देखेंगे। बट इसके पहले सबसे ज़रूरी बात क्या है कि ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है जो आप अप्लाई करते हो, ये हमारे रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होगा अगर ये विद इन इलास्टिक लिमिट है। अभी हम लोग सब एक एक चीज जानेंगे कि इलास्टिक लिमिट क्या है। हम लोग आपको इसको ग्राफ के थ्रू भी दिखाएंगे, इसके अलावा हम समझेंगे भी। दूसरा क्या है हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है। डिफॉर्मिंग फोर्स को आप सिंपल समझ सकते हो, जो भी आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो। और रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, जब भी आप किसी भी बॉडी को आप उसका शेप और साइज चेंज करना चाहते हो, तब वो बॉडी अपना शेप और साइज को रजिस्ट करने के लिए एक इंटरनली फोर्स लगाती है, और जो वही फोर्स हमारे एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। समटाइम इसको हम लोग रजिस्टिंग फोर्स भी बोलते हैं। और बिकॉज ऑफ दिस द स्ट्रेसेस विल कम इनटू द पिक्चर। सो ओके, सो आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें क्या है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट्स रीगेन्ड इट्स शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्सेस विद इन इलास्टिक लिमिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यह बहुत जरूरी चीज है कि ये चीज आप हमेशा याद रखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है कि ये कैसे बराबर हो गए। कैसे बराबर हो गए, क्योंकि जब आप लगाते हैं बॉडी काहे में होती है, इक्विलिब्रियम में होती है, और इक्विलिब्रियम में ऑल द फोर्सेस इक्वल होते हैं, और यही इसी वजह से हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर हो जाता है, ठीक है। इसको आप नोट करिए। इसके आगे हम लोग स्ट्रेसेस को देखेंगे, स्ट्रेन को देखेंगे, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। एवरीथिंग वी विल डिस्कस। फर्स्ट नोट डाउन दिस। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेस। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई भी बॉडी है, जैसे आपने बचपन से ही आप देखते चले, आपके पास क्या होता है, रबर बैंड खेलते हैं, रबर बैंड को खूब खींचते थे, और जैसे आप खींचते थे तो क्या होता था, एक बार आपने खींचा और छोड़ा, फिर से उसी शेप में आ गया। इसीलिए इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है, इसी वजह से हम इसको रीयूज कर पाते हैं। दिस इज द ओनली रीजन। यही एक कारण है जिसको हम रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। और वो इजिली क्या हो जाती है, डिफॉर्म भी होती है। बहुत ही लिटिल फोर्स, बहुत ही कम फोर्स पे वो डिफॉर्म हो जाती है। लाइक योर जिटर पेन, आप क्या करते हैं, उसको टिप टॉप वाला जो पेन होता है उसमें स्प्रिंग लगी होती है, उसको कितने दिनों तक यूज करते हैं, सालों यूज कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये एक हमारी डेली लाइफ के बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं जिसको समझने के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट इलास्टिसिटी इज ओके। ये हमारे पास इलास्टिसिटी क्या है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि जब भी आप उस पर कोई भी फोर्स लगाओगे, ये पेन है, इस पर भी आप फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या कर रही है, इस फोर्स को अपोज कर रही है, ठीक है। तो ये अपोजिंग फोर्स होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, और कभी कभी हम इसको रेजिस्टिंग फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिंग फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्यों बोलती है, क्योंकि ये अपनी शेप और साइज को क्या करना चाहता है, रीस्टोर करने में हेल्प करता है। रेजिस्टिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी आप फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से रेजिस्ट भी कर रहा है आपको, और आगे फोर्स लगाने के लिए रोक रहा है, और डिफॉर्म होने के लिए भी रोक रहा है। इसलिए हम लोग उसको और क्या बोलते हैं, रेजिस्टिंग फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है,
स्ट्रेस जैसे हम लोग भी कभी कभी दिमाग पे अपने स्ट्रेस डालते हैं, जोर डालते हैं। कब डालते हैं? जब भी हमको कभी भी कोई चीज पढ़नी होती है, पढ़ने होने के लिए क्या करते हैं? दिमाग पे जोर डालते हैं, स्ट्रेस डालते हैं, बहुत ही ज्यादा तनाव आ जाता है। एक तरीका क्या है? ये तनाव है। टेंशन होता है जो टेंशन, उस टेंशन को हम लोग तनाव बोलते हैं। पृष्ठ तनाव होता है एक तरीके का, ये भी एक तनाव है। तो जब भी आप कभी भी किसी भी बॉडी को फोर्स लगाएंगे तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्सेस होंगे जो उसको क्या करेंगे? उस फोर्स को अपोज करेंगे। और वो मैंने आपको बताया था, उसको हम लोग कभी, एक तो फोर्स क्या होगा? डिफॉर्मिंग फोर्स होगा जो आप लगा रहे हो, और दूसरा कौन सा फोर्स होगा? रिस्टोरिंग फोर्स होगा। वो कौन लगाएगा? मटेरियल लगाएगा। ठीक है। तो और मैंने आपको क्या बताया कि जो ये रिस्टोरिंग फोर्स होगा ये आपके डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर होगा। बताया था। कब बराबर होगा? इलास्टिक, विद इन इलास्टिक लिमिट। जैसे ही आप इसको प्लास्टिक जोन में ले जाओगे, मटेरियल इसको अपोज करना बंद कर देगा। बहुत सारे मटेरियल्स, प्लास्टिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? जैसे आपका मड है ना, मिट्टी है। मिट्टी को आप क्या करते हैं? घर में जो आटा गूंथा जाता है क्या होता है? उसको देखते हो आप, उंगली घुसाओ, तुरंत क्या हो जाता है? आराम से आप उंगली उसमें लगा सकते हो, जो चाहो शेप दे सकते हो। क्यों? क्योंकि वो एक प्लास्टिक मटेरियल है। ऐसे ही मिट्टी होती थी बचपन में, पानी डाल के जो बनाते हो, जैसा शेप देना चाहते थे, अलग अलग तरीके के हम लोग क्राफ्ट्स बना लेते थे। अभी भी क्राफ्ट वाली मिट्टी आती है, आप लोग देखते होंगे। तो उस तरीके से आप क्या कर पाएंगे? अलग अलग शेप बना पाते थे। क्यों? क्योंकि वो प्लास्टिक मटेरियल है। बट ऐसा लेकिन ये प्लास्टिक जो हम हाथ में पकड़े जिसका ये मार्कर है, ये प्लास्टिक मटेरियल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब अभी हम इसको कोई शेप देना चाह रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। तो ये कैसा मटेरियल है? ये एक इलास्टिक मटेरियल है। ये कुछ ना कुछ फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है। हम इसमें देखिए तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, टूट नहीं रहा है। तो क्या कर रहा है? इसको रेजिस्ट कर रहा है, इस फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स को रोक रहा है। ठीक है। तो जब भी ये एक्सटर्नल फोर्स मैंने आपको बताया अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर है तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर होगा। इसलिए क्योंकि आपको इंटरनल फोर्सेस अंदर जनरेट हो रहे हैं, आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है। उसको आप मेजर नहीं कर सकते, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। मेजर करना और कैलकुलेट करने में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? देखिए अभी अब इसको फोर्स लगाएं तो एक यहाँ पे क्या करें, एक हम इसको किसी भी स्प्रिंग पेंडुल उससे बांध देते हैं तराजू से, और क्या होगा? उसको आप तुरंत का तुरंत क्या कर पाएंगे? आप इसका बता देंगे कितना फोर्स इस पे हमने लगाया है। बट क्या आप अंदर कितना फोर्स हो रहा है क्या आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो उसको कैलकुलेट किया सकता है, और कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? वो तरीका होता है अंदर का फोर्सेस निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि अंदर के जो फोर्सेस हैं वो हमारे किसके बराबर हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस के बराबर है। क्योंकि अभी क्या है, बॉडी किसी भी अगर इलास्टिक लिमिट में है उसको देखेंगे तो एक इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा होगा। तो क्या हो जाएगा? जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो उसके बराबर हो जाएगा। और रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? ये एक तरीका है कि ये भी आपका डिफॉर्मिंग फोर्स हो जाएगा। क्योंकि हम अभी इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं तो हम लोग किसके अंदर पढ़ रहे हैं? केवल और केवल इलास्टिक लिमिट के अंदर। हम आपको बताएंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बताएंगे। ठीक है। तब वहां पे आप देखेंगे, क्या देखेंगे? वहां पे देखेंगे कि प्लास्टिक जोन कब होता है। ठीक है। तो स्ट्रेस क्या है? इट इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी। देखिए आपको याद रखना है कि एरिया हमको इंटायर एरिया नहीं लेना है। कौन सा एरिया लेना है? जिस एरिया पे फोर्स लगाया जा रहा हो। और जिस एरिया पे फोर्स लगाया जाता है उस एरिया को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया या क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है। तो यहां से आप पता लगा सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने बताया यू कैन नॉट मेजर स्ट्रेसेस, यू कैन कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला। तो ये आपकी डेफिनेशन है, आप लिख सकते हो। इसके अलावा आपको एक छोटा सा डिफरेंस हम यहाँ पे बता देते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर आप देखें, अगर हम यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्सेस की जगह पे डिफॉर्मिंग फोर्सेस लिख दें तो दिस इज द सेम डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। लेकिन स्ट्रेस कोई प्रेशर नहीं है, ये बात याद रखिएगा, बहुत अंतर है। जो ये स्ट्रेस है दिस इज अ टेंसर क्वांटिटी। आपको भी इसकी बहुत परेशान नहीं हो रहा है कि टेंसर क्वांटिटी क्या होती है। एक तरीके की क्वांटिटी होती है, इसको डिफाइन करने के लिए मैट्रिक्स यूज करते हैं जो आप क्लास 12 में पढ़ते हैं। लेकिन अभी आपको इसके लिए परेशान नहीं होना क्योंकि आपके कोर्स में है नहीं। ठीक है। आपके कोर्स में सिंपल
क्या है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन पे एक फोर्स लग रहा है और उसी क्रॉस सेक्शन पे आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसलिए आपके कोर्स में नहीं है, आपको बस इतना जानना है कि ये टेंसर क्वांटिटी है। और दूसरी जिससे क्वांटिटी से आप कंफ्यूज होते हैं वो कौन सी क्वांटिटी है, प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर कैसी क्वांटिटी है बताइए, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये तो आप क्वांटिटी तो जानते होंगे ना कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, अलग अलग तरीके की जो क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी कैसी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात क्या है, दूसरा अंतर क्या है, ये बताया मैंने आपको, दिस इज अ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। ये आपके अंदर क्या आता है, बॉडी के इंटरनली आता है। बट जो प्रेशर है वो प्रेशर कैसा है, ये एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आता है, मतलब केवल और केवल डिफॉर्मिंग फोर्सेस की वजह से आता है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस। बताइए, आपको ये लिखना नहीं है, क्यों, क्योंकि आप प्रेशर नहीं लिख रहे हो। मैंने आपको समझने के लिए बताया, आपको मैंने इसके सबसे पहले बताया कि ये दोनों कैसे हैं, बराबर। लेकिन हम कभी भी स्ट्रेस की डेफिनेशन में डिफॉर्मिंग फोर्सेस नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे, रिस्टोरिंग फोर्सेस डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। ओके, तो ये हमारे पास दो बहुत ही मेजर डिफरेंस है, नंबर 1 और नंबर 2। ये कैसा था मैंने बताया, ये पहला तो ये था, क्या था, टेंसर क्वांटिटी है। दूसरा कैसा है, ये इंटरनल फोर्सेस की वजह से आता है। किस वजह से आता है बताइए, इंटरनल फोर्सेस जो बॉडी के अंदर लग रहे हैं। ठीक है, तो ये दो रीजन है जो आपको इससे अलग करते हैं। उससे बहुत सारे रीजंस और भी हैं, बट ये दो मेन रीजन है। इसलिए कोई भी अगर आपसे पूछता है बताइए स्ट्रेस और प्रेशर में क्या अंतर है, तो आप बता सकते हैं कि ये दोनों, एक तो स्केलर है, एक कैसी है, टेंसर है, एक इंटरनल फोर्सेस की वजह से आती है और एक एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से आती है। और स्ट्रेस जो है वो क्या है, तो मैंने आपको लिख दिया है डेफिनेशन, तो आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि स्ट्रेस क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेस के टाइप्स कितने होते हैं। स्ट्रेस जो होता है नॉर्मली ये 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से 3 तरीके के होते हैं, एक तो हमारा होता है नॉर्मल स्ट्रेसेस। कौन होते हैं नॉर्मल स्ट्रेसेस, इनका क्या रोल होता है। उसके बाद दूसरे फोर्सेस कौन से हैं, शियरिंग फोर्सेस हैं, सॉरी दूसरा कौन सा स्ट्रेस है, शियरिंग स्ट्रेस है। और उसके अलावा एक और तरीके का स्ट्रेस होता है, मैं आपको भी फिर से बताऊंगा आगे, वो होता है हमारा बल्क स्ट्रेस। तो हमारे कितने तरीके के स्ट्रेस हुए, 3 तरीके के स्ट्रेस हुए। अब देखो, जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, जस्ट लाइक अगर आपके पास कोई सिलिंड्रिकल बॉडी है, जैसे हमारे पास ये मार्कर है, ये कोई एक सिलिंड्रिकल बॉडी है। अब अगर आप इसको खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन की ओर, दोनों क्रॉस सेक्शन से पुल कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इस पुलिंग वाले फोर्स को हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। समझिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, और अगर हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि अभी देखेंगे आप ये सब बहुत हमारा यूज होने वाला है, अगर ये कंप्रेस हो रहा है तो कौन सा आएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। दोनों के हिसाब से दोनों में क्या होगा, देखिए बताता हूं आपको। ठीक है, हमारे पास 2 स्ट्रेसेस आ गए, कौन कौन से, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात है क्या इस नॉर्मल स्ट्रेस के साथ, कि जब भी आप किसी भी बॉडी को पुल करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस होगा। जब किसी बॉडी को पुश करते हैं तो क्या होगा, आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। इसकी एक अच्छी बात क्या है कि जब भी आप किसी बॉडी को पुल करें या किसी बॉडी को पुश करें, क्या उसका शेप चेंज होगा, नहीं। अच्छा, देखिए शेप क्या है और साइज क्या है। देखिए इसका साइज तो बड़ा होगा, इसको इलोंगेट करेंगे, खींचेंगे, खींच देंगे तो उसका क्या होगा, बड़ा सा तार बनता चला जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आज ऐसे इसको कंप्रेस करते चले जाओ तो क्या होगा, सिलेंडर बनता चला जाएगा। तो इसका साइज सिलेंडर का छोटा हो रहा है और साइज सिलेंडर का बड़ा हो रहा है। क्या इसका शेप बदल रहा है, क्या ये सिलेंडर से कोई त्रिभुज बन जा रहा है, कोई ट्रायंगल बन जा रहा है, या स्क्वायर या कोई सर्किल बन जा रहा है, नहीं बन रहा है। क्या बन रहा है, केवल और केवल ये सिलेंडर ही रह रहा है, इसका कोई भी शेप चेंज नहीं हो रहा। क्या इसमें कोई चीज निकल के आ जाएगी बाहर से,
नहीं, है ना। अगर हम इलास्टिक लिमिट में इसको कंप्रेस और इसको इलॉन्गेट करेंगे तो क्या होगा, इसका केवल साइज चेंज होगा। बिकॉज ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, सो याद रखिएगा, ओनली साइज चेंज। बताइए, ठीक है, क्या होगा, केवल और केवल आपका साइज चेंज हो जाएगा। समझ में आती बात? अच्छा, उसके बाद क्या है, जो दूसरे तरीके का स्ट्रेस है उसको हम लोग बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो शियरिंग स्ट्रेस जो होता है वो किसी भी बॉडी के सतह पे लगता है, सरफेस पे लगता है। जैसे हमारी ये बॉडी है कोई, हम अगर इसके सतह पे लगाएं, इसके सरफेस पे लगाएं, जैसे क्या है, चलिए हम एक नई बॉडी बना देते हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे क्या है। एक नई बॉडी हम बना लेते हैं, तो ये हमारी कोई नई बॉडी है, ठीक है। अगर कोई भी फोर्स इसके सरफेस पे लग रहा है, लेकिन जैसे हमने मान लिया कि इसी सरफेस पे लग रहा है, लाइक ये हमारा कोई फोर्स, इसको हम लोग नॉर्मली F से कहते हैं, इसको हम लोग F से मान लेते हैं। चलिए, इसको अगर कोई हम F से माने, अगर कोई भी हमारा ये फोर्स F लग रहा है किसी भी सरफेस पे, तो क्या होगा, क्या इस बॉडी का साइज चेंज होगा? साइज चेंज नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, अगर ये अगर हमारे पास कोई स्क्वायर, एक कोई क्यूबिकल था, तो क्यूब से क्या बन जाएगा, एक आपके पास रोम्बस का बन जाएगा। लेकिन देखिए क्या होता है, रोम्बोहेड्रल शेप हो जाएगी। क्या हो जाता है रोम्बोहेड्रल में, आपके पास ये वाली जो होगी, ये वाली चीज जो होगी वो कहीं आगे आ जाएगी। बताइए क्या हो जाएगा, क्या आपके पास ऐसे कोई एक शेप नहीं आ जाएगा आगे? देखिएगा, है ना, ये आपके पास देखिएगा, यहां से जो आपका ये सरफेस था, ये अब क्या हो जाएगा, कि मैं इसको दोबारा बना लेते हैं। बताइए क्या होगा, और सिमिलरली यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका, बताइए। अगर आप देखेंगे तो ये आपको इस तरीके से बॉडी डिफॉर्म हुई नजर आएगी। ऐसे बॉडी क्या हो जाएगी आपकी, बताइए, डिफॉर्म हो जाएगी। जब आपकी बॉडी डिफॉर्म होगी, मतलब क्या चेंज हो रहा है, जब भी आपकी बॉडी पे कभी भी शियर स्ट्रेसेस लग रहे होंगे तो क्या चेंज होगा, बताइए, साइज चेंज होगा कि शेप? ओनली शेप चेंज होगा। अगर केवल हमारे पास शियरिंग स्ट्रेसेस है तो क्या चेंज होगा, ओनली शेप चेंजेस। जो भी आपका प्रीवियस शेप था वो कुछ और बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर मान लिया कि हमने किसी भी एक, हमारे पास तीसरी बॉडी है, उस पर हम किसी एंगल पे फोर्स लगा देते हैं, लाइक ये वाला कोई F फोर्स लगा दिया। अब बताइए, हम इसके दो कंपोनेंट कर पाएंगे? बताइए, इसके हम दो कंपोनेंट कर पाएंगे? तो दो कंपोनेंट कौन कौन से हो जाएंगे? एक जो देगा वो क्या देगा, जो ये देखिए इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, ये क्या देगा, एक तरीके का टेंसाइल फोर्स देगा, टेंसाइल स्ट्रेसेस देगा, नॉर्मल स्ट्रेस देगा, और दूसरा जो है वो आपको क्या देगा, शियर फोर्स देगा। ठीक है, तो बताइए, आपको मैंने स्ट्रेस लिखना सिखाया था, स्ट्रेस की डेफिनेशन तो बदल नहीं जाएगी, तो हमें आप बता दीजिए, अगर आपसे पूछे हम लोग जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसको काय से डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, F। अगर इस क्रॉस सेक्शन का एरिया A है, इस भी क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या है, A है, तो हमारे पास जो स्ट्रेस हो जाएगा वो नॉर्मल स्ट्रेस किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू F बाई A। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं किसके लिए, इस वाले केस के लिए, तो अगर हम आपसे टाउ पूछें, लेट सपोज यहाँ पे किस एरिया होगा, ये वाला एरिया नहीं होगा, कौन सा एरिया होगा, जिस सरफेस पे, जिस सतह पे स्ट्रेस फोर्स लगाया जा रहा है। लाइक मान लिया अगर इस एरिया, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है, A1 है और A2 है, ठीक है। चलिए, इसका एरिया मान लिया A है, क्योंकि इसी सरफेस पे तो लगा, हम कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी भी सरफेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, A है, और इसका जो हमारे पास सरफेस सतह का एरिया क्या था, A है। तो अगर हमको यहाँ पे इसको लिखना हो, शियरिंग फोर्सेस को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं, और टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई A। ये भी F बाई A है, वो भी F बाई A है,
बट दोनों के केस में कौन सा, दोनों के केस में जो हम एरिया लेंगे वो अलग अलग होगा। इस वाले केस में एरिया कौन सा होगा, जिस पे आपका फोर्स लग रहा है उसका सरफेस एरिया। इसमें कौन सा एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर इस वाले केस के लिए लिखें तो बताइए सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा इस वाले केस के लिए, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा इस वाले में, बताइए इस वाले केस के लिए बताइए, आप अपने आप से लिखिएगा, सोचिएगा क्या होगा। सिग्मा इक्वल टू, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए, और टाउ बराबर क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग दो स्ट्रेसेस आ जाएंगे इस वाले केस के लिए। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि आपके पास क्या था, नॉर्मल स्ट्रेस था, दूसरा आपके पास कौन सा स्ट्रेस था, शियर स्ट्रेस था। नॉर्मल स्ट्रेस में क्या हो जाएगा, अगर नॉर्मल स्ट्रेस आपको कैलकुलेट करना हो तो आपको बताया था जो F बाई ए, तो F क्या कहलाता है, नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स को कभी कभी अगर टेंसाइल नेचर का है, जो खींच रहा होगा, तो इसे क्या कर देंगे, टेंसाइल फोर्सेस डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, और अगर इसको कंप्रेस कर रहे हो तो कंप्रेस फोर्सेस डिवाइड बाय सरफेस एरिया। और सिमिलरली शियर स्ट्रेसेस क्या होता है, जिसमें हम लोग कौन सा फोर्स लेंगे, टेंजेंशियल फोर्सेस, जो आपके किसी भी बॉडी के सरफेस पे टेंजेंट हो, तो क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल फोर्सेस, टेंजेंशियल फोर्स डिवाइड बाय द सरफेस एरिया एट विच द टेंजेंट इज बीन ड्रॉन, जिसपे हम एक टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, एक सरफेस के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। इसको कभी कभी हम लोग टेंजेंशियल फोर्स की जगह पे और क्या बुलाते हैं, इसका नाम हम लोग कभी कभी शियरिंग फोर्स भी बुलाते हैं, बताइए, शियरिंग फोर्स भी बुलाते हैं, तो इसके ये भी एक नाम है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो स्ट्रेस था। देखिए उसके बाद क्या है, आपके पास लास्ट जो स्ट्रेस होता है वो आपको कहलाता है बल्क स्ट्रेस। क्या होता है बल्क स्ट्रेस, देखिए ये अगर आप कभी फोर्स लगाते हैं तो इस तरीके का फोर्स लगाना बहुत ही मुश्किल होता है जिससे क्या हो, यूनिफॉर्मली बॉडी का शेप चेंज हो। जैसे आपके पास कोई भी एक स्टील बॉल है और उसके चारों ओर आपको ऐसा फोर्स लगाएं कि उसका साइज केवल और केवल उसका साइज रिड्यूस हो जाए, क्योंकि जो ये फोर्स होता है, जो ये स्ट्रेस होता है, ये क्या करता है, ओनली साइज चेंज करता है। किसके तरीके से, जैसे हम लोग क्या में देखे थे, बताइए, हम लोग नॉर्मल स्ट्रेसेस के केस में देखे थे, सिमिलरली यहाँ भी इसका क्या होगा, साइज चेंज होगा, शेप नहीं। बॉल है तो बॉल ही रहनी चाहिए, सिलेंडर है तो सिलेंडर ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक अलग तरीके का स्टेट ऑफ फोर्स होता है जहां पे आपके पास क्या हो, हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ प्रेशर हो। जैसे क्या है, पास्कल का नियम तो आपको याद होगा, पास्कल रूल्स। क्या होता था कि जब भी कोई भी बॉडी किसी भी पानी में जाती है, पानी में रहती है, तो जो पानी के चारों ओर जो फोर्स लगाता है, किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लगता है वो किसके बराबर होता है, वो चारों दिशाओं से जो फोर्स लगने वाला होता है वो कांस्टेंट होता है, सेम होता है। ऐसे ही यहाँ पे जो चारों तरफ से जो फोर्सेस लग रहे हैं, किसी भी बॉल को अगर आप पानी में डालेंगे, सबमर्ज करेंगे, तो उस पर क्या करेंगे, जो चारों तरफ से जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, यूनिफॉर्म लगेगा। अगर उसको वो क्या होगा, एक तरीके का प्रेशर होता है, कांस्टेंट एक सेम प्रेशर होता है। अगर हम उसको पर यूनिट एरिया निकालेंगे तो क्या फोर्स भी निकाल सकते हैं, कितना फोर्स लग रहा है। तो सिमिलरली तो इस पे हम इस बॉडी के ऊपर हम फोर्स भी निकाल सकते हैं। तो अगर इस तरीके का हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ प्रेशर है, वहां पे जो स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बल्क स्ट्रेसेस। और बल्क स्ट्रेसेस लिखने का क्या तरीका है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा वी से, और लिखते क्या है, सिमिलरली वही फोर्स वही पर यूनिट एरिया, क्योंकि स्ट्रेस की डेफिनेशन इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकती। स्ट्रेस इज रिस्टोरिंग फोर्स, नॉट a deforming force, it is a restoring force divided by per unit area is called the stress। तो ये एक हमारा थर्ड टाइप का क्या था, एक स्ट्रेस था, इसको आप लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रेस क्या हुआ, कहाँ से आया था स्ट्रेस,
जब भी आपने किसी बॉडी को खींचा था, पुल किया था या पुश किया था या किसी भी तरीके का कोई भी एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया था, तो उसके अंदर कोई भी रिस्टोरिंग फोर्सेस आए थे और उन रिस्टोरिंग फोर्सेस की वजह से क्या आया था, वहां पे स्ट्रेसेस जनरेट हुए थे। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ रिस्टोरिंग फोर्सेस जनरेट हुए थे। और साथ ही साथ एक और चीज होगी जब भी आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, वो होगी स्ट्रेन। जब किसी भी चीज को आप बार बार खींचते रहते हो, क्या होती है वो, उसके अंदर कभी खिंचाव भी है। अगर भाई किसी बॉडी को आप खींचते हैं तो उसमें क्या होगा, अब कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ डिफॉर्म होगा। जो डिफॉर्म होगा तो उसको हम लोग मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी का यूज करते हैं जिसका नाम है स्ट्रेन। देखिए कुछ लोग इसको बताते हैं इट इज डायमेंशनलेस, लेकिन इसका डायमेंशन होता है क्या, इसका डायमेंशन होता है mm और मीटर पर मीटर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी, आपके यहाँ कभी कभी इसको डायमेंशन लेस भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि मीटर और मीटर क्या कर देते हैं, अगर हम क्या करें, इसकी जो यूनिट है, वैसे तो इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर मीटर या किसी भी लेंथ की यूनिट या हो सकती है अलग अलग स्ट्रेन के लिए, ठीक है। इसको कभी कभी डायमेंशन लेस भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि मीटर मीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल सही बात क्या है कि इसकी यूनिट मीटर पर मीटर होती है, इसकी कुछ ना कुछ यूनिट होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर आपको स्ट्रेन को कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब भी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि अभी मैंने आपको टाइप ऑफ स्ट्रेंस नहीं बताया, तो कोई भी बॉडी है उसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। लाइक जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेज, अगर आप क्या करेंगे, नॉर्मल फोर्सेज लगाएंगे, टेंसाइल फोर्सेज या कंप्रेसिव फोर्सेज लगाएंगे, वहां पे क्या होगा, आपकी अगर कोई भी बॉडी है तो उसकी क्या चेंज होगी, लेंथ चेंज होगी। बट और मैंने इसको दूसरी तरीके से कैसे बताया था, इसका साइज चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट क्या ये शियर स्ट्रेस के केस में होगा, नहीं। शियर स्ट्रेस के केस में क्या होगा, आपका शेप चेंज हो जाएगा। शेप चेंज होने का यहाँ पे मीनिंग होता है कि किस एंगल पे वो टिल्ट हो गया है ना। जिस आप दिखाया था मैंने, कोई एंगल दिखाया था, बट आपको एंगल की मीनिंग नहीं बताया था, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो क्या है, अलग अलग तरीके के स्ट्रेसेस में अलग अलग तरीके का क्या आएगा, स्ट्रेन आएगा, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। तो जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहला जो केस है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या होता है, ये बिल्कुल वही है जब आप कभी भी नॉर्मल फोर्सेस लगाते हैं किसी की बॉडी के ऊपर, तब वहां पे क्या होगा, उसकी क्या होगी, लेंथ चेंज हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे इसको डिनोट करते हैं हम एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अभी अगर आगे हम लोग देखेंगे कौन सा स्ट्रेन होगा, शियर स्ट्रेन। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी तक हम लोगों ने देखा, क्या क्या देखा, कि हमारे पास कोई भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है, किस वजह से आती है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या थी, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय पर यूनिट लेंथ। और ये क्या थी, किस वजह से आई थी, बताइए। ये आई थी जब भी आप टेंसाइल फोर्सेस लगाते हैं, या फिर कह सकते हो नॉर्मल फोर्सेस की वजह से आती है। बट हमारे पास दूसरे तरीके की स्ट्रेन्स हैं। वो कौन कौन सी स्ट्रेन्स हैं, पहली जो स्ट्रेन है वो हमारी शियरिंग स्ट्रेन है, उसको हम लोग लिखते हैं थीटा से, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, जो थीटा एंगल है ये काहे में है, रेडियन में है। मैंने लिख भी दिया है रेडियन, ठीक है। हमेशा रेडियन में रहता है, डिग्री में नहीं रहता। अगर आप डिग्री में लिखेंगे तो आंसर रॉन्ग होगा। तो हम इसको निकालने का तरीका क्या होता है, मैंने बताया कि लेट सपोज आपका कोई ये सरफेस था जिसपे आपने क्या किया था, कोई फोर्स F अप्लाई किया था, और हुआ क्या, आपको ये निकालना है कितना एंगल चेंज हुआ, कितना एंगल ये टिल्ट हुआ। तो कैसे निकालोगे इस एंगल को, इस एंगल थीटा को निकालने का क्या तरीका है कि आपको tan थीटा लगा दोगे, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो आपको यहां से निकाल लेंगे क्या, थीटा। देखिए यहां पर भी डेल्टा L बाई L लिखा है मैंने, ठीक है। और उसको
अगर ये थीटा बहुत ज्यादा है तो क्या करेंगे, आप tan इनवर्स निकाल लेंगे, और tan इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि आपको अल्टीमेटली क्या फाइंड आउट करना है, थीटा। तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स डेल्टा L बाई L। लेकिन याद रखिएगा ये थीटा काहे में है, रेडियन में। दूसरा जो तरीका है, क्योंकि आपको पता है कि जो थीटा होता है अगर आप उसको रेडियन में लिखते हैं तो अगर आप उसका टेंजेंट ले भी लें और रेडियन में उसकी वैल्यू रखें तो दोनों में कैसी आती है, सेम। तो फॉर ए स्मॉल चेंज, अब अगर ये एंगल का जो चेंज है अगर बहुत छोटा है, बहुत कम है, तो क्या होगा, ये हमारा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा L बाई L हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, डेल्टा L बाई L हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। ये हमारा क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेन। अगर उसके बाद क्या आता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और इसको कभी कभी हम लोग और दूसरा क्या नाम देते हैं, बल्क स्ट्रेन। क्योंकि हमारे पास जो ज्यादा यूज होने वाला है वो हमारे पास नॉर्मल और कह सकते हो कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस को ही पढ़ने वाले हैं, बट हमारी नॉलेज के लिए ये भी जरूरी है। ठीक है, तो इसको कैसे से डिनोट करते थे, शेयरिंग स्ट्रेन को थीटा से, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को कैसे से डिनोट करेंगे, एप्सिलॉन V से। ये E नहीं है, बहुत सारे बच्चे इसको E लिख लेते हैं, E नहीं है, क्या है, एप्सिलॉन है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा V, जो आपके पास दिखाया था मैंने। लेट सपोज आपके पास कोई इनिशियल ये सरफेस थी और ये क्या हो गया, ये छोटा हो गया, तो ये जो हमारा चेंज इन वॉल्यूम आया डेल्टा V डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, जो पहले का ओरिजिनल था इनिशियल वॉल्यूम, वो रख देंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको निकालेंगे तो क्या निकाल के आ जाएगा बताइए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और बल्क स्ट्रेन। ठीक है, तो ठीक है, आप इसको तब नोट कर लीजिए, इसको वीडियो पॉज करिए और नोट करिए ध्यान से जो भी चीजें चाहिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके आगे हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, हुक्स लॉ। क्या होता है ये हुक्स लॉ? हुक्स लॉ आप लोगों ने, अगर जो बच्चे पास आउट है उन्हें पता होगा। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन इन द बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट। देखिए, ये प्रोपोर्शनल जो होता है ये कहां तक प्रोपोर्शनल होगा, जब तक आप जो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं ये विद इन इलास्टिक लिमिट है। जैसे ही अगर फोर्सेस आप विद इन आउटसाइड द इलास्टिक लिमिट लगाओगे, ये प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे। हो सकता है कोई पावर लॉ को फॉलो करे, कोई दूसरा लॉ को फॉलो करे, बट ये एक प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। बट अभी हम जितना भी चीजें पढ़ेंगे ये किस में पढ़ेंगे, विद इन इलास्टिक लिमिट। सो हर जगह हमारा ये हुक्स लॉ वैलिड होगा। तो ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और स्ट्रेस कैसे लिखते थे, अगर मैंने आपको बताया कि हमने ज्यादा क्या पढ़ना है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो सिग्मा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। अगर हम किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, और यहाँ पे जो हम कांस्टेंट लगाने वाले हैं वो है गामा, गामा एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हमने प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाया और क्या लगाया, इक्वलिटी लगाया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ये क्या है, ये गामा है, ये वाई नहीं है। ठीक है, कुछ लोग उसको वाई भी लिखते हैं, कैपिटल वाई भी लिख सकते हो, बट हमने यहाँ पे क्या लिखा है, गामा लिखा है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं, दिस गामा जो है, इसको हम लोग, इसको एक नाम भी होता है, वो अभी हम नाम भी आपको बता रहे हैं, बट इसके पहले हम इसको लिख लेते हैं क्या, कि गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस, बताइए इसको इधर उधर ले जाइए, डिवाइडेड बाई स्ट्रेन हो जाएगा। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट गामा को हम लोग जो नाम देते हैं वो इसका नाम है यंग्स मॉडुलस। ठीक है, ये हुक्स लॉ ना कि केवल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस के लिए है, बट हमारे पास शियर स्ट्रेसेस के लिए भी है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेसेस के लिए है, बट ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो बदल जाएगा, उसके अलग अलग नाम हो जाएंगे। तो हम इसको क्या बोलते हैं, सम टाइम इस कांस्टेंट को अगर जनरलाइज तरीके से कहा जाए तो हम लोग इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर किसी भी लॉन्गिट्यूडनल के केस में है तो उसको क्या बोलेंगे, यंग मॉडुलस। चलिए हम इसको आपको इसके जितने भी तरीके के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं वो हम लिखा देते हैं कॉन्स्टेंट्स को विद फॉर्मूला।
चलिए इसको नोट करिए फिर लिखाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है? अभी तक हम लोगों ने देख लिया था, क्या क्या देख लिया था कि क्या होता है हमारा हुक्स लॉ, और वहां पे हमने एक देखा था क्या, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उसको हम लोग सिग्मा बाई एप्सिलॉन से लिखा था। ऐसे ही दो और तरीके के क्या होते हैं हमारे पास, मॉडुलस होते हैं। उसका क्या होता है? पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब क्या है? कोई बॉडी कितनी रिजिड है, ठीक है, उसका रिजिडिटी से यही मीनिंग बनता है। जैसे कि आप समझ लीजिए, जब भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, कितना ज्यादा उस फोर्स को वो अपना शेप चेंज ना होने दे, ठीक है ना। अगर उसका शेप चेंज नहीं होने दे रहा तो बहुत ही बॉडी रिजिड है, आप जब सुनते हो बहुत ज्यादा रिजिड बॉडी है ये, ठीक है। तो वहीं से आया है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या हो जाएगा? शियरिंग स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियरिंग स्ट्रेन। ये कैसे हो जाएगा? टाउ बाई थीटा। देखिए आप, और सिमिलरली जो तीसरे तरीके का जो होता है मॉडुलस, हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस, और बल्क मॉडुलस से बराबर होता है बल्क स्ट्रेस डिवाइड बाय बल्क स्ट्रेन। इसको हम लिख सकेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन। देखिए एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं और कि कोई भी मॉडुलस है, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं क्या, ये इसका, तो हम लोगों ने क्या रिलेशन लिखा था, सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ये लिखा था। अब देखिए यहां से आपको क्या चीज समझ में आती है, जब भी किसी भी बॉडी में बहुत सारे स्ट्रेसेस होंगे, मान लिया कि ये आप बढ़ाते हो, तो ये बढ़ाने के लिए क्या चीज है, आप ये बढ़ाओगे, ये तो कांस्टेंट है, तो क्या बढ़ेगा, स्ट्रेन बढ़ेगी, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, किसकी, मॉडुलस की वैल्यू, अगर मॉडुलस की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो स्ट्रेन की वैल्यू क्या आएगी, उतनी ही कम आएगी, और उतने ही स्ट्रेसेस के लिए। अगर मान लिया दो बॉडीज हैं, एक का बल्क मॉडुलस, एक का आपके पास जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और यंग मॉडुलस जो है बहुत ज्यादा है और एक का बहुत कम है, तो अगर आपसे पूछे कि किसमें स्ट्रेन ज्यादा होगा तो आप बता पाएंगे? क्योंकि ये एक कॉमन सेंस का सवाल है, और बहुत सारे सवाल एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो पेपर जो आपका डिजाइन होता है वो इस तरीके से डिजाइन होता है कि आप उसको 2.5 आवर में कर लें, अगर वो 3 घंटे का है। तो उसको करने के लिए आपको केवल बुकिश नॉलेज पर्याप्त नहीं है, आपको ट्रिक भी आना चाहिए, आपको समझदारी भी होनी चाहिए। समझदारी के लिए क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको किसी भी दो बॉडीज हैं और दो बॉडीज में मैंने कहा कि सेम स्ट्रेसेस हैं, और कह सकते हो सेम रिस्टोरिंग फोर्स, सेम आपने डिफॉर्मिंग फोर्स दिया, एक का बल्क मॉडुलस ज्यादा है और एक का बल्क मॉडुलस कम है, तो किस वाले में ज्यादा स्ट्रेन आएगी, किसमें ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा, किसमें होगा, जिसका बल्क, जिसका आपके पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस बहुत ही ज्यादा होगा, उसमें बहुत ही कम स्ट्रेन आएगी, जिसका आपके पास यंग मॉडुलस कैसा होगा, कम होगा, उसमें ज्यादा स्ट्रेन आएगी। तो इसमें लिख सकते हैं कि अगर आपके पास ये ज्यादा है तो ये क्या आएगी, कम आएगी, और अगर, है ना, अगर ये कम है तो ये ज्यादा आएगा, ठीक है। सेम अगर स्ट्रेसेस के लिए बात करें तो ये कॉमन सेंस है, भी आप कई बार क्वेश्चंस को आप करेंगे कि ऐसे ऑप्शंस में होंगे, कभी क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, उसमें देखेंगे आप कि आपको लोकेशन पूछेगा तो आप उसके वैल्यूज देख के भी बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या होगा, हो सकता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें, जहां पर भी कोई भी फार्मूला है, फार्मूले को याद करके कोई भी सवाल डायरेक्ट नहीं लगाया सकता कंपटीशन में। कुछ सवाल तो लगा लेंगे, कुछ रैंक तो आ जाएगी, लेकिन कुछ रैंक से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन लाने के लिए जरूरी है कि आप पूरी तरीके से परिपक्व हों। उसमें क्या क्या चीजें होंगी, उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, आपको फार्मूलाज पूरे अच्छे से याद होने चाहिए, और उन फार्मूलाज को सही सही इस्तेमाल कर पाए, ठीक है। अगर आपने किसी भी एक चीज को मिस किया तो सिलेक्शन मिस कर देंगे, ठीक है। कंपटीशन इतना ज्यादा है, सिचुएशन इतनी खराब है ना, आपके पास सुविधा है कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इस ऑनलाइन पढ़ने की एडवांटेज को आप यूज करिए, ठीक है। और कोई भी सवाल आता है, जैसे कि आप इसको, आप ऐप में कुछ जो लोगों ने रजिस्टर कर रखा होगा इस पे, तो वो लोग क्या कर रहे होंगे, इसको ऐप में यूज कर रहे हैं, ऐप में वीडियोस देख रहे हैं, वहां पे आप सवाल पूछ सकते हैं,
तो कोई भी आपका सवाल है तो उसमें चैट बॉक्स में आप डालिए, आपको उसका जवाब मिलेगा। हो सकता है कुछ चीज़ें मैंने मिस कर दी हो, कुछ कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बताया हो, और किसी बच्चे का वो डाउट हो, तो वो उस चैट बॉक्स में जब वो वीडियो देख रहा हो उसके तुरंत बाद उस वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट डाल सकता है, उसमें क्वेश्चन की फोटो डाल सकता है। बट क्वेश्चंस बहुत जेन्युइन होने चाहिए और बहुत स्टैंडर्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप केवल फार्मूला ही पूछ लें हमसे, ठीक है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप क्वेश्चंस पूछिए, क्वेश्चंस करिए, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उसको यूज करते हुए क्वेश्चंस को करते रहिए, ठीक है। चलिए आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए, और आगे ही इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट्स का। चलिए नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने क्या किया कि अभी हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़े हैं, जो फार्मूलाज हमने पढ़े हैं, उसके डायरेक्ट एप्लीकेशन पे एक क्वेश्चन है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बट आप लोग ट्राई करिए वीडियो पॉज करके। ये नहीं करना है कि इस वीडियो को बस कंटिन्यू रखना है, आप इसको पॉज करिए, अपनी कॉपी पे करिए इसका सोल्यूशन, उसके बाद जो इसका सोल्यूशन होता है उससे मैच कराइए। यही एक तरीका सही है, क्योंकि अगर आप क्लासरूम में बैठे होते तो आपको हम टाइम देते 5 मिनट्स का, 10 मिनट्स का, आप सॉल्व करते, हम आपकी एक एक की कॉपी देखते, किसने सही किया किसने गलत किया। तो एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर बनता, अगर वो नहीं है, आप खुद में इस चीज़ को समझिए और खुद में कंपटीशन करिए, ठीक है। और खुद से इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए, फिर आप सॉल्यूशन पे आगे बढ़िएगा। इसको पॉज कर लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं फिर हम इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहली चीज इसमें क्या निकालना है हमको, कैलकुलेट द स्ट्रेस प्रोड्यूस। कैसा फोर्स लग रहा है, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है, अगर देखिए तो इसमें 3 kg का लग रहा है। 3 kg को काय में चेंज कर सकते हैं अभी हम, आपको g की वैल्यू पता है तो उसको फोर्स में चेंज कर सकते हो। मास है तो m इंटू जी हमारा क्या निकल आएगा, फोर्स निकल के आ जाएगा। तो F बता दीजिए हमें कितना होगा। और मैंने बताया ये सब विद इन इलास्टिक लिमिट है, ये हम पहले से अज्यूम करके रखे हैं। तो 3 इंटू 10, ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्स आ गया। क्या में फोर्स आएगा, न्यूटन में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहला काम क्या किया, फोर्स निकाल लिया, ठीक है। आप देखते जाइए। उसके बाद क्या है, हमें निकालना क्या है, स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला बताइए, सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई ए। यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, F इज इक्वल टू एम जी। एम बराबर कितना दे रखा है बताइए, यहाँ पे मैंने दे रखा है 3 kg। लाइक अगर आपको इस बात को इसको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये ऐसा क्यों बनाया गया है, तो आप इसको आप कैसे बना सकते हैं, कोई भी एक वेट लगा लीजिए 3 kg का, तब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। 3 kg का वेट लग रहा था, आपने क्या निकाल लिया, फोर्स निकाल लिया। फोर्स आपने निकाला, कितना आया 30, और एरिया आपको गिवन है, कितना गिवन है 1 इंटू 10⁻⁴। चलिए F की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना आया 30 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10⁻⁴। तो अगर आप स्ट्रेस की बात करेंगे तो स्ट्रेस हमारा कितना हो जाएगा 30 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। हो सकता है कि इसकी यूनिट कभी कभी अलग अलग लिखी हो, इसको क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है इसकी यूनिट कब, इसका यूनिट क्या हो जाएगी बताइए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁵ भी लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम कभी कभी, ठीक है ये सही है, ठीक है, किलो न्यूटन में भी इसका आंसर लिख सकते हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 पावर से इसकी कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा बताइए 30, बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300, है ना, 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किसी भी तरीके का आंसर आप लिख सकते हैं। कभी कभी इसको मेगा पास्कल में भी पूछता है, तो अलग अलग तरीके का मेगा पास्कल में लिखना हो तो ये यूनिट क्या है, एक तरीके की यूनिट क्या है पास्कल। ये अगर पास्कल यूनिट है, अगर आपको मेगा पास्कल में लिखना है तो क्या करेंगे 10⁶ होता है, तो कैसे लिख पाएंगे बताइए, इसको सिंपली 0.3 हो जाएगा। तो इसका कई तरीके से इसी एक आंसर को आप
लिख सकते हैं। आपको याद रखना है कि आपके जो ऑप्शन होंगे उसमें कोई भी एक ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो यूनिट्स का बहुत ज़्यादा खेल है, आपको यूनिट्स का कन्वर्जन आना चाहिए और आपको कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये ध्यान में रखना है कि किस यूनिट में आंसर लाना है और डेटा हमारा किस यूनिट में गिवन है। अगर किसी भी यूनिट अलग दे रखी है, लाइक यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो हम उसको काय में चेंज करते, एसआई यूनिट्स में ही चेंज करते, उसी यूनिट में हम पूरा का पूरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। ठीक है, तो अभी हमने कौन सा पार्ट किया है? अभी हमने केवल पहला पार्ट किया है। ठीक है, अगर हमारा दूसरा पार्ट क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बताइए स्ट्रेन बराबर क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा? स्ट्रेन इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था, स्ट्रेस सिग्मा डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। कितना सिग्मा आया आपका? सिग्मा आपका केवल आपको पास्कल वाला लेना है या फिर सिंपल ये वाला लेना है। तो कितना हो जाएगा? 3 × 10⁵। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके पास? गामा कितना गिवन है? बताइए। गामा आपका गिवन है 2 × बहुत ज्यादा है 2 × 11 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, यहाँ पे देखिए गड़बड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 × 11। अब इसको क्या होगा? आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, पावर्स कैसी हो जाएंगी? ऊपर चली जाएंगी। तो यहाँ पे इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 मल्टीप्लीकेशन ऑफ, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11 में से 5 चला गया 6, 10⁻⁻6। ये आपके पास स्ट्रेन आएगी। इसकी नॉर्मली हम लोग यूनिट नहीं लिखते हैं, इसको हम यूनिट लेस मानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया? दूसरा पार्ट हो गया। अब हमारे पास कौन सा पार्ट बचा है? तीसरा पार्ट बचा है, इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन क्या होता है हमारा? बताइए, तीसरा पार्ट बताइए आप लोग। तीसरे पार्ट के लिए हमारे पास हो जाएगा, जब हम लोग एप्सिलॉन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? डेल्टा एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल। हमारे पास एप्सिलॉन पता है आपको कितना है? 1.5 × 10⁻⁻6। और इसको क्या करेंगे? एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। एल कितना दे रखा है? 2। क्या हो जाएगा? ये हमारा डेल्टा एल। ये हमारा क्या हो जाएगा? एलोंगेशन। कितना हो जाएगा? 3 एलोंगेशन जो डेल्टा एल आएगा वो हमारा कितना आएगा? डेल्टा एल इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻6। ये हमारे पास क्या जाएगा? काय में आएगा? बताइए आप लोग। ये हमारा मीटर में आएगा। ठीक, इतना मीटर की लेंथ काय में दे रखी थी? मीटर में। तो ये हमारे तीनों पार्ट्स सॉल्व हो गए। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है? इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक हम आगे एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, उसको आप अटेम्प्ट करिए, क्योंकि जितने सारे क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। आपके पास जो भी सीट अवेलेबल है आप उसको खोलिए और करिए। देखिए, आप देखेंगे अगर आप अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट की, जेई की, इन एग्ज़ाम्स के लिए सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जैसा अभी आपने किया, ये आपको फार्मूला ब्रशअप करने के लिए तो बहुत अच्छा है। आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपसे आंसर्स निकल रहे हैं। लेकिन ये एग्जाम में इस तरीके के सवाल बहुत ही रेयर आते हैं। कुछ सवाल जो बहुत इजी आते हैं वो इससे भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको ये भी आना चाहिए। अब आपको साथ हमको एक अच्छा सवाल देने वाले हैं, उसको आप ट्राई करिए। देखिए स्टूडेंट्स, अभी क्या था कि मैंने आपको कुछ चीज़ें रिवाइज कराई, कुछ चीज़ें बताई, एक क्वेश्चन भी कराया जो डायरेक्टली रिलेटेड था, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड था, आपने किया। उसके बाद क्या है कि ये एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें कई सारी चीज़ें यूज होंगी। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये 2 वायर्स हैं, एक स्टील का वायर है, एक कॉपर का वायर है, और यहाँ पे कोई एक फोर्स mkg लग रहा है। ठीक है, mkg लग रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कि इक्वल स्ट्रेसेस इन बोथ द वायर्स। आपको पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि किस पोजीशन पे ये वेट m लगाया जाए, सो डैट m कैसा है? एक फोर्स है m, किस पोजीशन पे लगाया जाए कि इन दोनों में
जो हमारे स्ट्रेसेस डेवलप हों वो सेम हो। दूसरे वाले केस में पूछ रहा है कि हमको फाइंड आउट करना है कि दोनों केसेस में क्या हो, दोनों वायर्स में जब हमारी स्ट्रेन सेम हो तब ये m वेट कहाँ पे लगाया जाए। देखिए यहाँ पे हम एक चीज देखो सीखते हैं, हम अभी क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे उसके बाद हम बताएंगे। स्टील और कॉपर, यहाँ पे देखिए यंग मॉडुलस किसका ज्यादा है, यंग मॉडुलस किसका ज्यादा है, स्टील का ज्यादा है कि कॉपर का ज्यादा है, बताइए। स्टील का ज्यादा है। जब स्टील का ज्यादा है, अगर दोनों में स्ट्रेसेस सेम होंगी तो किस में स्ट्रेन ज्यादा होगी, आप बता पाएंगे इजीली कि जिसका यंग मॉडुलस कम हो, कॉपर में स्ट्रेन कैसी होगी, ज्यादा होगी सेम स्ट्रेसेस के लिए। और अगर सेम स्ट्रेन की बात करें तो अगर दोनों में स्ट्रेन अगर बराबर है तो स्ट्रेसेस किस में कम होगी, किस में ज्यादा होगी, बताइए। अगर दोनों में स्ट्रेन बराबर है तो स्ट्रेसेस किस में ज्यादा होंगे, इस वाले में स्ट्रेसेस कैसे होंगे, ऑब्वियसली कम होंगे, और इस वाले में स्ट्रेसेस कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, तो अभी क्या करना है, आपको लोकेशन पता करनी है, ये एक आपको आइडिया देने के लिए था। तो आप जो पोजीशन फाइंड आउट करनी है, वो आपको पोजीशन फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू स्टील वायर, कि उससे कितनी डिस्टेंस पे इसको लगाया जाए। ठीक है, तो चलिए आप एक बार इसको ट्राई करिए, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं कि कैसे कैसे हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये हमारे पास दो वायर्स हैं जिनका वेट क्या है, नेग्लिजिबल वेट का है, और इसमें जब भी आप इस पे क्या करेंगे, लोड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हमको एक बात जाननी है, इसमें क्या आएंगे, टेंशन आएंगे। बताइए, देखिए यहाँ पे बहुत सारे हम कॉन्सेप्ट रिवाइज कराने वाले हैं आपको, साथ ही साथ ना कि इलास्टिसिटी कर रहे हैं, ना कोई हीट पढ़ रहे हैं, कई सारी चीजों को हम यहाँ पे रिवाइज भी करेंगे जो हमने मैकेनिक्स में सीख रखी है। बताइए, जब कोई ये बॉडी की रिस्पेक्ट में अगर आप देख रहे हैं तो ये स्ट्रिंग में अगर हम यहाँ से इस वाले एंड से अगर हम टेंशंस देखें तो किस तरफ होंगे, इस डायरेक्शन में होंगे, और इस वाले की तरफ होंगे। लेट सपोज इसमें TS है और इसमें TCU है, कोई अलग अलग टेंशन आएंगे, बताइए। ठीक है, कोई भी अलग अलग आएंगे, टेंशन आएंगे। उसके बाद क्या है कि अब आपको क्या पता लगाना है कि जो दो केसेस हैं, पहला वाला केस क्या कह रहा था, इक्वल स्ट्रेसेस इन बोथ दी वायर्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रेस को इक्वल कर देते हैं। देखिए क्या होता है, इक्वल करिए स्ट्रेसेस को, स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, इस वायर में स्ट्रेस अगर आपको निकालना है, लेट सपोज हमने माना कि इस डिस्टेंस, इससे यहाँ से x डिस्टेंस पे हम इसको लगाएंगे। अच्छा हाँ, मैंने आपको एक डेटा नहीं दिया, आई एम सॉरी, आप यहाँ पे लिख लीजिए। ये जो डिस्टेंस है, इस पे हम डिस्टेंस, ये हमारी 2 mm है, ठीक है, या फिर 2 मीटर है, या किसी भी आप यूनिट में 2 मीटर है, और ये हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 - x। सॉरी स्टूडेंट्स, ये हम आपको देना मिस कर दिए थे। ठीक है, आपको फिर से मैं एक बार मौका देता हूँ, आप फिर से ट्राई कर लीजिए। यस, नाउ यू कैन। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपने इसको एक फिर से दोबारा ट्राई कर लिया होगा। अब आपको बहुत इजी हो गया होगा इसको करना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने पहले बता दी। पहली बात क्या है, मैंने बताया कि इसमें दो टेंशन आएंगे, एक तुम्हारे मान लिया TS है, इस वायर में TCU है, TU कॉपर है। अच्छा, क्या होगा जब भी आप इसको यहां से क्या कर रहे होंगे, बताइए, इसको खींच रहे होंगे, तो इन दोनों में इस पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में टेंशन इस डायरेक्शन में होगा, इसमें टेंशन इस डायरेक्शन में होगा। टेंशन की डायरेक्शन कैसे पॉइंट आउट करते हैं, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। नंबर 1 क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। जिस बॉडी के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं, इस बॉडी के रिस्पेक्ट देख रहे हैं तो इस बॉडी के अलग होगा। और दूसरा जो हमारे पास टेंशन होता है, दूसरा एक कॉन्सेप्ट और होता है टेंशन का, वो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखेंगे। अभी यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है, क्या, कि टेंशन इज अवे फ्रॉम द बॉडी हमने निकाल लिया। ठीक है, तो सबसे हम पहला पार्ट करके देखते हैं भाई क्या आता है। देखिए क्या है पहला पार्ट, इक्वल स्ट्रेसेस इन बोथ द वायर। अगर यहाँ पे TS है और इसका एरिया, जो इसका दोनों का एरिया है वो कैसा है, कांस्टेंट है, सेम है। नहीं, इसका एरिया
नहीं, इसका एरिया से मैंने लिख रखा है यहाँ पे आपको कितना है, इसका एरिया अलग है और इसका एरिया अलग है, दोनों का एरिया कैसा था, अलग अलग एरिया थे। तो बताइए यहाँ पे एरिया, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, स्ट्रेस लिखने के लिए स्ट्रेन, ये हमारे पास क्या होगा, टेंशन फोर्स जो भी लग रहा है क्या हो जाएगा, टीएस डिवाइडेड बाई टीएस का एरिया। बताइए एरिया कितना है, 10⁻⁻⁴। ठीक है, उसके बाद 10⁻⁴ है। दूसरे वाले केस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बताइए टी सी यू डिवाइडेड बाई कितना है एरिया, 2 × 10⁻⁻⁴। यहां से क्या हम निकाल पाएंगे, एक रिलेशन निकल के आएगा क्या, जो टेंशन होगा इसको इसको कट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से हमारा क्या निकल के आएगा, यहां से हमारा निकल के आएगा टी सी यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी एस। बताइए ये चीज समझ में आती है आपको, यहां से ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब ये पूरा बॉडी बैलेंस्ड है, जब कभी भी ये बॉडी बैलेंस होगी, आप एक फोर्स लगा रखे होंगे दोनों में से सेम है, अगर ये बैलेंस है तो क्या होगा, इन दोनों का जो मूवमेंट होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और या फिर कह सकते हैं इसके इस वाले टेंशन से और इस वाले टेंशन की वजह से इस पॉइंट पे जो मूवमेंट होगा कैसा होगा, 0। तो एक का कैसा है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एक का कैसा है क्लॉकवाइज, तो दोनों को क्या कर देंगे हम इक्वल। तो चलिए लिखिए इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो इस टीएस के लिए क्या हो जाएगा, टीएस बताइए इंटू एक्स इज इक्वल टू टी सी यू इंटू 2 - x, ऐसे लिख लेंगे। और आपको पता है टी सी यू बराबर कितना है, 2ts, तो यहां से हम x की डिस्टेंस निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, एक इक्वेशन एक अननोन में बनाना है, तो क्या हो जाएगा, ts इंटू एक्स इज इक्वल टू 2ts इंटू 2 - x, ts से ts कैंसिल, और क्या हो जाएगा बताइए, यहां से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 × 2 = 4 - 2x, यहां से क्या हो जाएगा, इधर ले आएंगे x को, कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू बताइए 4, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3। ये काहे में आएगा, मीटर में आएगा। तो आपको जो ये m फोर्स लगाना पड़ेगा फॉर द सेम स्ट्रेस, कहाँ लगाना पड़ेगा, कहीं सेंटर कितना होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको आप चेंज करोगे कितना, 1 राइट 1/3, तो कहीं अगर ये सेंटर है, अगर ये कोई सेंटर है तो सेंटर से कहीं यहाँ पे आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, किसके लिए, सेम स्ट्रेस लाने के लिए दोनों स्ट्रिंग्स में। ठीक है, चलिए ये इसको थोड़ा नोट करिए, फिर हम कुछ रफ करेंगे ऊपर वाला, फिर लिखेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, कि सेम स्ट्रेन लाना है, तो सेम स्ट्रेन के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें कुछ नहीं करना है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से यहाँ पे सेम स्ट्रेन को इक्वेट कर देना। चलिए हम इसको पूरा मिटा रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए बताइए कैसे हो जाएगा सेम स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस, बताया था मैंने आपको। तो आप लिख लीजिए, स्ट्रेस लिख लीजिए, अभी तो आपने स्ट्रेस लिखा ही था। स्ट्रेस कितना हो जाएगा, टीएस डिवाइडेड बाई एरिया कितना गिवन है टीएस वाले का, बताइए 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई कितना है यंग मॉडुलस इसका, हाँ 2 × 10⁻11, ये हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ES इज इक्वल टू EC कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, TCU डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ कॉपर कितना है, 2 × 10⁻⁴।
ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 10 टू पावर 11, है ना, यही तो है। चलिए यहां से देखिए हमारा क्या रिलेशन निकल के आता है, बिल्कुल सेम। यहां से भी हम फिर से वही रिलेशन निकालेंगे और फिर से इसी एक बैलेंस सिचुएशन के लिए फिर से क्या करेंगे, टॉर्क को जीरो करेंगे या इक्वेट करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे द पोजीशन ऑफ फोर्स और पोजीशन ऑफ दिस मास m। ठीक है, चलिए देखिए क्या हो जाएगा, रिलेशन निकालिए। ये इसके साथ आ जाएगा 10 टू पावर -4 से 10 टू पावर -4 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, देखिए TS डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू पावर 11 इज इक्वल टू TCU डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू पावर 11, हो जाएगा ना, तो ये कैंसिल। तो यहां से हमारे पास जो रिलेशन निकल के आया TS इज इक्वल टू CU। आप देखो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। तो क्या हो जाएगा, सिंपल अगर आप लिखेंगे भी, अगर कॉमन सेंस, अभी एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं है, अगर ये दोनों में क्या आ रहा है, टेंशन बराबर आ रहा है, तो कोई भी अगर फोर्स लगाना है तो कहाँ लगाएंगे, सेंटर पे। जब फोर्स ही बराबर लाना है, अभी स्ट्रेस बराबर नहीं लाना है, स्ट्रेन बराबर नहीं लाना, फोर्स बराबर लाना है, तो बराबर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करोगे भाई, तराजू होता है उसमें क्या करते हैं आप, एकदम बीचों बास में अगर उठाते हैं और दोनों में वेट बराबर है तो कैसा रहेगा, सेंटर। तो बिल्कुल वही वाला केस है। तो अब ये कहाँ पे आ जाएगा, फोर्स सेंटर में। अगर नहीं भी पता है तो आप करके देख लीजिए, लेकिन एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में आप सीधे लगाओ, क्या करेंगे, TS मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू TCU मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस x। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, बराबर हैं, ये दोनों उड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहां से इधर x ले आओगे तो 2x बराबर 2x बराबर 1। तो हम कहां पे लाएंगे, किसी भी 1 मतलब मिड पॉइंट पे। कहां पे होगा ये, मिड पॉइंट पे, ठीक है। और पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले केस में था 4 बाई 3 मीटर अवे फ्रॉम द स्टील वायर, है ना। तो यहां पे आप आंसर लिख सकते हैं, मैं बोल दूं लिख लीजिए। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाले का आंसर होगा 4 बाई 3 मीटर अवे फ्रॉम द स्टील वायर। मतलब फॉर द इक्वल स्ट्रेसेस आपको जो फोर्स लगाना है, जो आपको वेट लगाना है, वो 4 बाई 3 मीटर अवे फ्रॉम द स्टील वायर लगाना है। फॉर द सेम स्ट्रेन के लिए आपको जो फोर्स लगाना है वो कहाँ लगाना है, बताइए, एट द सेंटर। क्यों, क्योंकि दोनों का यहाँ पे क्या अलग अलग था, एरिया अलग था, दोनों का यंग मॉडुलस अलग थे। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके के सवाल आएंगे। ये सवाल कोई डायरेक्ट सवाल नहीं है आपका, देखिए यूज सब कुछ हुआ, स्ट्रेस स्ट्रेन का फॉर्मूला यूज हुआ, बट एक चीज और क्या घुस गई इसमें, टेंशन। और जिसको टेंशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, जिनको बैलेंस करना नहीं आता है, क्या वो लोग इस सवाल को कर पाएंगे, नहीं। लेकिन अभी हम यहाँ पे वो चीजें भी कवर कर रहे हैं, तो उन चीजों को भी आप ध्यान से सीखो। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे का सवाल बताते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम आपको एक नया क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक हमारे पास वायर है, ठीक है, इस वायर की जो बियरिंग स्ट्रेस कैपेसिटी है, मतलब बियरिंग स्ट्रेस कैपेसिटी के मतलब ये है कि जैसे ही आप इस फोर्स से ज्यादा, इस स्ट्रेस से ज्यादा इस वाले मटेरियल में स्ट्रेसेस आ जाएंगे पर यूनिट एरिया, आपको पता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो जैसे ही हमारे पास स्ट्रेसेस से ज्यादा आ जाएंगे, ये वायर हमारा फेल हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये जब टूट जाएगा तो हमको इस वायर को टूटने नहीं देना है और हमको सबसे मिनिमम रेडियस का वायर यूज करना है। वो कितना कम से कम रेडियस का वायर हो जो हमारे इस सिस्टम को सस्टेन कर ले, जिसमें हमारा 4 kg का एक वेट लगा है, इसमें हमारा 3 kg का एक वेट लगा है और ये टूट भी नहीं रहा है। ठीक है, इसको सस्टेन करने के लिए हमें कौन सा कितने थिकनेस का वायर लगाएं जो कि इसको सस्टेन कर ले, उसकी बियरिंग स्ट्रेसेस हमको पता है। देखिए सवाल ये इलास्टिसिटी का ही है, आप देख पा रहे हैं कि कितना सारा कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, डायरेक्ट सवाल स्ट्रेन का ऐसे नहीं पूछेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और आपको बार बार
बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी लगाने हैं, क्योंकि आप क्लासरूम में एग्जाम्पल्स में इतने सारे नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर पे पढ़ना इतना आसान नहीं है, बहुत सारी देर आप नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए मैं लिमिटेड और बहुत ही अच्छे जो एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, वही हम केवल यहाँ पे करवा पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और अपने आप से करने की कोशिश करिए। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस निकालना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है? आपको मैं यहाँ अभी करूंगा नहीं, आपको मैं बताऊंगा। आपको क्या निकालना है? रेडियस निकालना है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आर की वैल्यू आप फाइंड आउट करिए और बताइए कि कितनी आएगी। ठीक है स्टूडेंट, आपने ट्राई कर लिया है। चलिए अब आप देखिए कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम क्वेश्चंस को, ऐसे वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। वो सब चीजें आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। आपको हमेशा याद रखनी है कि जो बेसिक्स हैं वो कभी भी बदलते नहीं है, जो फंडामेंटल हैं वो कभी नहीं बदलते। जैसे कि आपको फंडामेंटल है कि जब भी आप इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होते थे, वहाँ पे क्या फंडामेंटल था कि आपको जितनी इक्वेशंस बनेंगी उतने ही आपके पास अननोन होने, जितने आपके पास इक्वेशंस हैं उतने अननोन को सॉल्व कर सकते हो। अगर उससे ज़्यादा अननोन है तब भी नहीं सॉल्व होगे, उससे कम है तब तो आप कर सकते हो, फिर तो वो एक्स्ट्रा एक इक्वेशन होगी, एक्स्ट्रा इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखते हैं क्या क्या अननोन है, कैसे कैसे हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है? हमें इस वायर में निकालना है क्या, बताइए? स्ट्रेस निकालना है कि कैसे आता है। स्ट्रेस निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? इस वायर में कितना फोर्स लग रहा है। फोर्स और किसके बराबर होगा? इस वायर के टेंशन के बराबर होगा। और इस वायर में हम टेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए टेंशन का एक फंडामेंटल मैंने आपको अभी बताया। क्या बताया? कि टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। तो ये बात तो आपको बिल्कुल साफ है कि जो इसमें टेंशन लग रहा होगा ये कैसे होंगे? अवे फ्रॉम द बॉडी होंगे, लाइक ये। फिर उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है पुली वाले क्वेश्चन, अगर आपने मैकेनिक्स पढ़ रखी है तो वहां पे आप पुली वाले क्वेश्चन में एक चीज देखते थे। क्या देखते थे? कि जो टेंशन लगेगा जब तक आपकी स्ट्रिंग चेंज नहीं होती है, आप कितनी भी लंबी स्ट्रिंग आप पुलिस वाले क्वेश्चन में देखते थे, लेकिन जब तक आपकी स्ट्रिंग बदलती नहीं है तब तक आपका टेंशन बदलता नहीं है। तो यहाँ पे क्या स्ट्रिंग बदल रही है? नहीं। तो यहाँ पे क्या टेंशन बदलेगा? नहीं। तो फिर आपके पास पता चल गया टेंशन। अभी आपको क्या करना है? इक्वेशन लिखनी है और आपको क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है टी, आपको फाइंड आउट करना है टेंशन। अब जब उसको आप उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड करेंगे, उसको कैसे इक्वेट करेंगे? क्योंकि लिमिटिंग है तो इसको जस्ट इक्वल कर देंगे कि इसके बराबर ही आ जाए, तो वो मिनिमम हमारे पास क्या जाएगी? मिनिमम रेडियस ऑफ वायर आएगी जिसपे ये सस्टेन कर लेगा। क्लियर हो रही बात? चलिए देखिए, सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं जैसे हम टेंशन में लिखते थे। बताइए टेंशन किधर की ओर है? इधर की तरफ। इधर क्या लग रहा है आपका? mg। बताइए लग रहा होगा, तो इधर क्या हो जाएगा? इधर आपका 3g लग रहा है, इधर भी आपका क्या लग रहा है? बताइए 3g लग रहा है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं सिस्टम कैसा है? बैलेंस तो है नहीं। और जब भी कोई सिस्टम बैलेंस नहीं होता है तो ये कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन से मूव कर रहा होगा, है ना? और जो बॉडी हल्की है वो ऊपर जा रही होगी, जो बॉडी भारी है उसकी तरफ ये मूव कर रहा होगा। ठीक है, चलिए तो लिखिए इक्वेशंस। कैसे लिखेंगे? यहां पे क्या हो रहा है बताइए? टेंशन ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? t माइनस 3g और m इंटू a। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या होगी बताइए? दूसरे वाली बॉडी से लिखिए। अब देखिए यहाँ पे कौन सा ज्यादा है? सॉरी ये 4 है। क्या हो जाएगा? 4g माइनस t, बॉडी किधर मूव कर रही है? नीचे, m इंटू a। ठीक है, m हमारे पास यहाँ पे कितना था? सॉरी हाँ, यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू तो पता है ना हमको, दोनों में 3 है, यहाँ पे कितना है? 4 है। यहाँ तक ही क्लियर है? और g की वैल्यू जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, जब कभी भी आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है, हमेशा आप लीजिए क्या? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 लेके नहीं करना है, अभी यहाँ पे 10 लेके ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या इन दोनों को एडिशन, अगर इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग ऐड कर दें
तो क्या होगा बताइए। इसको अगर इक्वेशन को ऐड करोगे तो टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4g माइनस 3g। बताइए ऑन एडिशन, यहां पे लिख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आता है, क्या हो जाएगा बताइए। 4g माइनस 3g कितना हो जाएगा 7a, सिंपल सा ये ऐड हो जाएगा। फिर यहां से कितना बचेगा g इज इक्वल टू 7a। तो यहां से आप अगर हम देखें g की वैल्यू कितनी है 10 है, तो अगर हम a की वैल्यू निकालें तो a बराबर कितना जाएगा 10/7, क्या आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास एक चीज निकल के आ गई, क्या आपके पास निकल के आ गया a, एक्सीलरेशन आपने निकाल लिया। अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है t, टेंशन। तो किसी भी इक्वेशन में आप इसको रख दीजिए और आप टेंशन को फाइंड आउट कर लीजिए। बताइए हम पहली वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो t माइनस 3 इंटू जी की वैल्यू 10 इज इक्वल टू, बताइए वेट कितना है 3 इंटू 10/7। यहां से आप टेंशन निकाल पाएंगे, बताइए यहां से जो हमारा टेंशन निकल के आएगा वो कितना आएगा, करिए बताइए। तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू, जब इसको आप उधर ले जाएंगे तो इसको करेंगे 7 3 जा 21 माइनस 3, 21 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 18। तो कितना हो जाएगा 18 इंटू, बताइए इंटू 10 है ना, 18 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 7, आपके पास ये आ जाएगा। बताइए ठीक है। सॉरी इसको क्या हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा ना, गड़बड़ हो गया। देखिए t इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, हाँ ऐड करिए। तो यहाँ पे जाएगा 3 इंटू 10 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो t बराबर कितना आ जाएगा 240 है ना। देखिए 3 7 21 और प्लस 340/7, और टेंशन है तो काहे में आएगा न्यूटन में। ठीक है, तो आपने यहां से क्या निकाल लिया, आप अपने टेंशन निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, इस टेंशन से जो भी स्ट्रेसेस आएंगे है ना, उस स्ट्रेस को, ये टेंशन तो हमेशा रहेगा इस बॉडी में, बिकॉज ऑफ, क्यों है टेंशन है, ये टेंशन इसलिए है क्योंकि आपने इसमें कुछ ना कुछ वेट अप्लाई किया है, उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। अब बताइए, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स जो हमारा टेंशन हो जाएगा कितना है 240/7 डिवाइडेड बाई πr²। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। आपको सिग्मा पता है, सिग्मा मैक्स कितना था जो आप अप्लाई कर सकते हैं, या इसको यहाँ पे क्या, इसको बियरिंग लिख सकते हो आप, क्या था वो बियरिंग स्ट्रेस। चलिए हम बियरिंग स्ट्रेस BS लिख देते हैं, समझ जाइएगा। ठीक है, तो बियरिंग स्ट्रेस हो गया आपका। अब क्या करना है आपको, यहां से आपको सिंप्लीफाई करना है और आर की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट लिख देते हैं, आप मैच करा लीजिएगा अपने आंसर से। ये आपके निकल के आएगी 7 × 10⁻⁻6 मीटर। बस सिंप्लीफाई करना है आपको इधर उधर लाके, बाकी सब कुछ मैंने कर दिया है। ठीक है, तो ये हुआ आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, चलिए ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग अब पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे कभी कभी एग्जाम में आया करते हैं। देखिए ये जो मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, ये एक स्पेसिफिक मटेरियल के लिए है, जो कि हमारा कौन सा मटेरियल है, माइल्ड स्टील। अगर आप नहीं जानते माइल्ड स्टील क्या होता है तो आप परेशान नहीं होना है। नॉर्मली माइल्ड स्टील वही स्टील है जो स्ट्रक्चरल स्टील, जिससे हमारे घर के गेट, दरवाजा, ग्रिल बने रहते हैं, वही वाली स्टील है ये, उसी के लिए ड्रॉ किया गया है। इसकी एक खास कैरेक्टरिस्टिक होती है कि नीचे डिप होता है। इन केस अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि किस मटेरियल के लिए बना है,
तो आप ये बता सकते हैं। उसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, इनके जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इस पे क्वेश्चन आता है। और किस तरीके का क्वेश्चन आता है वो आप देखिए। कभी कभी पूछता है कि इनके नाम बताइए कि ABC, आपको ग्राफ बना होगा, ABC लिखा होगा और इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम्स एग्जाम्पल में आपके ऑप्शंस में आ जाएंगे कि A का नाम ये है, B का नाम ये है, C का नाम ये है, D का नाम ये है। तो आपसे ये कभी कभी नाम पूछ लेगा। दूसरा क्या हो सकता है, कभी पूछेगा कि स्लोप का क्या मीनिंग होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे स्लोप है, वो स्लोप का क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉइंट्स हमारे कौन कौन से हैं, फिर हम उनके पढ़ेंगे रीजन्स कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्पेसिफिक रीजन्स में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्या है, स्लोप। जो हमारा स्लोप है, स्लोप किसका, ये हमारा OA का। तो पहले हम 2 पॉइंट पढ़ते हैं। A पॉइंट क्या आपको बताता है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट की बात ये है कि जो पॉइंट फ्रॉम लेट सपोज दिस इज O, अगर O से A तक का कोई भी जो भी ये पॉइंट है, A पॉइंट जो है, यहां से यहां तक जो हुक्स लॉ है वो फॉलो होगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉलो होगा। जैसा अभी हमने देखा था हुक्स लॉ में क्या था, स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट्स मीन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या होगी, एक सरल रेखा होगी, कि स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो B पॉइंट होता है, ये B पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। मतलब क्या है, अगर आप किसी भी बॉडी को 0 से O तक कहीं पर भी तक आप उसमें स्ट्रेस दे दीजिए और छोड़ दीजिए, तब तो ये वापस आ ही जाएगी और हुक्स लॉ को भी फॉलो करेगी। बट जब आप A से B के बीच में कहीं पर भी ले जाएं, चाहे आप B से भी अगर किसी भी मटेरियल को छोड़ेंगे, तब भी ये अपनी साइज और शेप को रिगेन कर लेगा। लेकिन यहाँ इस लिमिट में A से B में आपका हुक्स लॉ फॉलो नहीं होगा। हुक्स लॉ फॉलो नहीं होगा मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा, एक दूसरा स्लोप होगा। हो सकता है कि जब आप A ज्यादा बढ़े और A आप कम बढ़ाएं और B में ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाए, तो उस लिमिट में। लेकिन यहां पर भी बॉडी क्या है, इलास्टिक है। अगर आप B पॉइंट से छोड़ते हैं, अपनी ओरिजिनल शेप में बॉडी आ जाएगी। उसके बाद क्या है, C पॉइंट है। C पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये C पॉइंट हमारा बताता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है, ये किसी भी बॉडी की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। इससे ज्यादा इसमें स्ट्रेसेस आप जनरेट नहीं कर सकते, स्ट्रेसेस आपको बताया था। उसके बाद C पॉइंट क्या होगा कि जो कोई ये एक जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है, ये आपको बहुत परेशान नहीं होना है कि कैसे ड्रॉ किया गया। इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम एक टेंसाइल सैंपल बनाते हैं, मशीन से इसको खींचते हैं, तो वहां से जो रिस्पॉन्स आता है उसको यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। उससे आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। तो जो इसको कभी कभी पॉइंट पूछता है, ये पॉइंट क्या है, D, तो जस्ट आफ्टर द अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट देयर विल बी अ पॉइंट व्हिच इज नोन एज नेकिंग पॉइंट। नेकिंग पॉइंट पे क्या होगा, जो आपका टेंसाइल सैंपल होता है उसमें नेक बनता है और उसके बाद एरिया रिड्यूस होता है। जैसे आप देखते हैं किसी पॉलीथीन को खींचिए, खींचते खींचते या किसी भी मटेरियल को आप खींचते हैं तो उसका एरिया क्या होता है, रिड्यूस होने लगता है। एक टाइम पे एकदम कोन जैसा बन जाता है और यहाँ पे फिर एरिया रिड्यूस होता रहेगा यहाँ D पॉइंट से, और एरिया रिड्यूस होते 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 F पॉइंट पे आके मटेरियल टूट जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे कुछ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद क्या है कि मैंने बताया OA, जो ये स्लोप होगा, ये स्लोप आपको क्या बताता है, स्लोप ऑफ OA ही है, याद रखिएगा, है ना। आप किसी और का स्लोप नहीं लेंगे, किसी और जगह का स्लोप नहीं, स्लोप ऑफ OA पॉइंट। इसका जो स्लोप होता है ये क्या बताएगा, क्योंकि ये आप इलोंगेशन के लिए बनाए हैं, टेंसाइल स्ट्रेस के लिए बनाए हैं, तो ये हो जाएगा आपका यंग्स मॉडुलस, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक तो हमारे पास ये हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं। तो हम आपको क्या बताते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स जो हैं उसके बारे में हम इस पर बता देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला हमारे पास रीजन क्या है, OA रीजन। मैंने आपको बताया OA रीजन क्या इंपॉर्टेंट है OA रीजन में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी क्या है कि अभी मैंने आपको बताया OA रीजन्स के बारे में हमने अभी डिस्कस किया। क्या क्या मैंने बताया था, ये लीनियर है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे ये हुक्स लॉ फॉलो करेगा। और तीसरा मैंने क्या बताया था, इसका स्लोप आपको क्या देगा, यंग मॉडुलस देगा। और चौथी चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि इस रीजन में, OA रीजन में, इट विल रीगेन इट्स शेप एंड साइज। ये मैंने चारों चीजें बताई थी, मैंने लिख दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि
जो हमारा ए बी रीजन है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया था कि ए बी रीजन में क्या क्या होगा। ए बी रीजन, दिस इज अ नॉन लीनियर रीजन, आपको बताया था मैंने। यहाँ पे क्या है, लीनियर रीजन नहीं है, यहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता है, बट स्ट्रेस विल नॉट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये हो गया। तीसरा क्या बताया था मैंने, ऑन द रिमूवल ऑफ, क्योंकि ये इलास्टिक लिमिट है यहाँ तक, तो मटेरियल तो इलास्टिक है, तो इलास्टिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हेनेवर यू विल लीव द मटेरियल इट विल रीगेन इट्स शेप एंड साइज, क्या करेगा, ऑटोमेटिक अपनी ओरिजिनल स्टेट पे जो भी उसका पहले शेप और साइज था उसमें अगेन वापस आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स ए बी रीजन के इंपॉर्टेंट है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि ए बी रीजन और ओ ए रीजन में क्या डिफरेंस है, या फिर ओ ए रीजन में क्या होगा और ए बी रीजन में क्या होगा। ठीक है, सो इसको आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? जैसा कि आप लोग स्प्रिंग में ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर आप मैकेनिक्स कर चुके होंगे तो आपको पता होगा कि जब कोई आपके पास स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को जब भी आप स्ट्रेच करते हो, खींचते हो, क्या होता है, अभी आप घर पे भी ये चीज करके देख सकते हो, किसी भी स्प्रिंग को आप खींचो और जब भी आप उसको छोड़ते हो क्या होता है, वो अपनी पोजीशन पे आ जाती है। बट जब आप उसको खींचते हो तो खींचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ एनर्जी देनी, कुछ फोर्स लगाना पड़ता है, और वो फोर्स क्या होता है, उस बॉडी के अंदर उस फोर्स की वजह से आपने जो खींचा है और वो जब खींची हुई रहती है तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, उस एनर्जी को बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी स्प्रिंग में हो जाता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है, आपको पता है 2 तरीके की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है, बिकॉज ऑफ मोशन, और पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है, बिकॉज ऑफ पोजीशन। इसकी पोजीशन क्या थी, नेचुरल पोजीशन से अगर आप किसी चीज को छेड़ेंगे तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो गई थी स्प्रिंग के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी थी। सिमिलरली यहां पर भी अगर कोई भी रॉड है, अगर आप उसको खींचते हो तो उस खींचने की वजह से उसके अंदर क्या हो जाएगा, एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और उस एनर्जी को भी हम लोग सेम नाम देते हैं, उसका नाम क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए हम उसको देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मैंने आपको अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अभी मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं कि क्या होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कि जैसे कि आपको पता है कि कोई भी आपके पास स्प्रिंग थी, जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते थे किसी भी डिस्टेंस x से, तो उसके अंदर क्या हो जाता था, जब भी आप इसको करते हैं तो क्या होता था, जो ये फोर्स होता था, फोर्स में क्या होगा, उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स भी होता है, और रीस्टोरिंग फोर्स की जो वैल्यू होती थी वो कितनी होती थी, F = kx। ठीक है, और जब भी आप किसी बॉडी को खींचते थे तो F = कितना होता था, kx, और k क्या होता था, k जो हमारा होता था स्प्रिंग के लिए, इसको हम लोग बोलते थे क्या, इलास्टिक कांस्टेंट। बताइए क्या बुलाते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट। लिखना हो तो लिख लीजिए, इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, x। x हम लोग क्या होता था, ये हमारा डिफॉर्मेशन था या इलोंगेशन था, वो x हमारा क्या हो जाता था, इलोंगेशन। ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है आपके पास, ये आपके पास फोर्स होता था किसी भी स्प्रिंग में, जब भी आप इसको F फोर्स से खींचते थे तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आता था, वो कितना हो जाता था, इसको ये रिस्टोरिंग फोर्स है। कैसा है ये, रिस्टोरिंग फोर्स है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है, वो kx के बराबर है। ठीक है, तो F तो आपको पता ही है, और F kx कैसा हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। दूसरी क्या बात होती है, दूसरा क्या बात है, जब भी आप इसको खींचे थे इसके अंदर एक एनर्जी भी स्टोर हो गई थी, उस एनर्जी को, स्टोर एनर्जी को हम लोग बोलते थे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और उस एनर्जी को हम लोग लिखते थे E = ½ kx²। ठीक है, इतनी बात आपको पहले से पता है। बिल्कुल हम लोग सेम इसी फंडा को यूज करते हुए हम अपने इस केस के लिए, किसी भी रॉड के लिए हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या मालूम होना चाहिए, K मालूम होना चाहिए। तो हम पहले सबसे पहले K निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको F को हम इस इक्वेशन को लिखेंगे। तो आपके पास तो एक इक्वेशन है क्या, गामा = स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो आपने गामा, आपको पता है इस मटेरियल का गामा आपको पता है। ठीक है, तो गामा अगर आपको पता है तो स्ट्रेस लिखने का तरीका क्या होता था, बताइए,
F बाई, अगर इसका एरिया भी आपको पता है, F बाई ए, क्रॉस सेक्शन एरिया भी पता है, तो क्या लिखेंगे, F बाई ए डेल्टा L बाई L, ये लिखेंगे। बताइए उसके बाद इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं नीचे गामा इज इक्वल टू एफ एल बाई डेल्टा एल इंटू ए। अब आपको क्या लिखना है, एफ के बराबर लिखना है, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा, क्योंकि ये रिस्टोरिंग ही फोर्स होता था स्ट्रेस लिखने के लिए। तो एफ जो हमारा रिस्टोरिंग हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एफ आर से हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है, आप भी एफ आर से लिख सकते हैं कि रिस्टोरिंग है। एफ आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताइए, यहां पे हम लोग क्या होगा, गामा गामा, बताइए गामा डेल्टा, इसको डेल्टा को हम बाद में लिखते हैं, गामा ए डेल्टा एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल। बताइए क्या अगर हम उसको और इसको कंपेयर करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बताइए, इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी सेम एज के, है ना, एक तरीके का ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे इलास्टिक कांस्टेंट, इसके लिए भी इलास्टिक कांस्टेंट हो जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, के। ठीक है, अब वो के की वैल्यू पता चल गई, के कितना है, बताइए, के की वैल्यू है गामा ए बाई एल। ठीक है, अब बताइए, अब आपको एनर्जी लिखनी है, अब एनर्जी आप लिख पाएंगे, एनर्जी E इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, के की वैल्यू आपको पता है कितनी है, के गामा ए डिवाइडेड बाई एल, और x की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एल। बताइए डेल्टा एल का होल स्क्वायर, यही तो था x हमारा। x को हम इससे कंपेयर कर सकते हैं, ये k हो गया और ये हमारा कितना हो गया, x हो गया। अगर हम लिखना चाहें डेल्टा एल तो बताइए हमारा डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बराबर हमारा हो जाएगा एफ रीस्टोरिंग इंटू एल डिवाइडेड बाई गामा इंटू ए। ठीक है, बताइए ये भी एक हो जाएगा हमारा, के पता है, डेल्टा एल पता है, अब डेल्टा एल की वैल्यू बस यहाँ पे आपको पुट करना है और आपका आंसर निकल आएगा। चलिए आगे हम लोग इसको पुट करते हैं, हाफ गामा ए बाई एल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइए डेल्टा एल की वैल्यू एफ रिस्टोरिंग इंटू एल डिवाइडेड बाई गामा इंटू ए, गामा इंटू ए। अब बताइए ये होल स्क्वायर है तो सबको इंडिविजुअल स्क्वायर कर सकते हैं आप, जस्ट एक स्टेप रोकने के बचाने के लिए हमने किया है। ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए एक ए से ये वाला ए चला जाएगा, चला जाएगा, एक ए से एक एल से ये वाला एल चला जाएगा, बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं आगे, बताइए क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं हाफ गामा एफ स्क्वायर बाय इंटू एल डिवाइडेड बाई ए, लिख सकते हैं। बताइए अब हमने क्या किया, ऊपर ए से मल्टीप्लाई किया, नीचे ए से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। देखिए अब क्या हो जाएगा, एफ इंटू ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको यहां पे लिख देते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम उसके बाद का पोर्शन यहां पे लिख रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा, हाफ, इसमें क्या लिख सकते हैं, हाफ आपका E इज इक्वल टू हाफ कितना हो जाएगा, गामा बचा रह जाएगा, गामा बचा रह जाएगा इंटू ए बचा रह जाएगा, और क्या हो जाएगा आपके पास, सिग्मा इंटू सिग्मा हो जाएगा। दो बार सिग्मा स्क्वायर को मैंने सिग्मा इंटू सिग्मा लिख लिया है, एक सिग्मा की वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे। देखिए ठीक है, तो देखिए सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है सिग्मा क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन कितनी होती है, डेल्टा एल बाई एल, तो कितना हो जाएगा, हाफ गामा ए, सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्ट्रेस की वैल्यू बताइए, हाँ पुट करिए, चलिए हाँ सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे, कितना हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू हम यहाँ से लिख लेते हैं, आप बताइए, यहाँ पे हम सिग्मा की वैल्यू भी लिख लेते हैं। सिग्मा क्या, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी देखिए यहाँ पे एक छूट गया था हमारा, एक बार फिर से ठीक करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या था, ये गामा था,
एक नीचे गामा स्क्वायर था, हमने ध्यान नहीं दिया, एक गामा से ये गामा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना गामा आके गामा हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पे एक गामा बचा हुआ है, ठीक है। ये हमसे गड़बड़ हो गया था, थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा इसे। यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा, ठीक है। अब हम इसको आगे लिखते हैं और बाकी हमारे पास क्या बचा था, ये एक L बचा था, ठीक है, इंटू L, ठीक है, ये हमारे पास बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एक सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू क्या रखेंगे, हाफ, यहाँ पे हम बाकी चीजें एक तरफ रखेंगे, A बाई गामा, सिग्मा की वैल्यू पुट कर देते हैं, इंटू L भी रख देते हैं, सिग्मा, एक सिग्मा रख देते हैं, दूसरे सिग्मा की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, गामा इंटू डेल्टा L बाई L, बताइए, ये हो जाएगा डेल्टा L बाई L, ठीक है। तो यहां से ये गामा से गामा कैंसिल, ओके। तो ये क्या हमारा कंप्लीट टर्म क्या है, ये हमारा है एप्सिलॉन, ठीक है। तो चलिए इसको हम लिख लीजिए, आगे लिख सकते हैं, हाफ A इंटू L, A इंटू L को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको वॉल्यूम से रिप्लेस कर सकते हैं, तो सिग्मा को पहले हमने लिख लिया सिग्मा इंटू, अब ये क्या था हमारा एप्सिलॉन, तो हमने एप्सिलॉन लिख लिया, और दूसरा हमारा क्या था A इंटू L, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं V, ये V हमारा क्या है, वॉल्यूम है, क्या है, कंप्लीट वॉल्यूम है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, जब हमारा ये क्या हो गया, वॉल्यूम। तो जो ये हमारी एनर्जी निकल के आई, जो हमारी एनर्जी E निकल के आई, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, जो हमारी एनर्जी E निकल के आती है वो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन इंटू V। बट जो एनर्जी हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग कभी कभी नाम देते हैं, इसको हम लोग इस एनर्जी की जगह पे जो हम इलास्टिसिटी में एनर्जी पढ़ते हैं वो हमेशा पढ़ते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी अगर पर यूनिट वॉल्यूम अगर आपको लिखना है ना, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर आपको लिखना है तो ये आएगा हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, ठीक है। और हम लोग जो यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं वो हमेशा कौन सी पढ़ते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम लोग क्या लिखा करेंगे, E बाई वी इज इक्वल टू हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। याद रखना है, मैं इसको एक बार फिर से वहां पे इसका फाइनल रिजल्ट लिख दूंगा और आपको याद रखना है। देखिए स्टूडेंट, जो भी मैं आपको बता रहा था कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका फॉर्मूला मैंने लिख भी दिया है, फिर से मैं लिख देता हूं क्योंकि आपको एंड रिजल्ट ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग कभी कभी ईवी से भी लिखते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसकी वैल्यू होती है हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन। तो इसको क्या लिखे करेंगे, एनर्जी, इसको पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और सिंपल कभी कभी इसी को ही पर यूनिट वॉल्यूम भी लिख लीजिए, और पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन। इसको लिख लीजिए। उसके आगे हम लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, वो लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो पॉइजन रेशियो। सिंपल सा एक रेशियो होता है, सिंपल सा हमारा एक रेशियो है, उसको हम लोग देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा इस इलास्टिसिटी का लास्ट टॉपिक है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। क्या होता है कि एक रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टू द इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखिए इसको एक तरीके से ऐसे आप समझ सकते हैं, ये मैंने क्यों लिखा है, जैसे आपके पास कोई सिलेंड्रिकल कोई बॉडी है और आपने क्या किया, इसमें कोई भी फोर्स F लगाया है, ठीक है, और जिसकी F इसमें कोई फोर्स लगाया है आपने दोनों तरफ, और यहाँ पे जो इसके इनिशियल रेडियस थी वो कितनी थी, स्मॉल r थी, कितनी थी, स्मॉल r थी। और उसके बाद जब आपने इसको खींचा तो एक तो इसमें क्या होगा, इसकी लेंथ बढ़ गई होगी, दूसरी चीज इसमें क्या चेंज हुई होगी, इसकी रेडियस। तो यहां से इसका जो कुछ चेंज हुआ है डेल्टा r, इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल चेंज,
है ना, वो लेटरल चेंज है, और लेटरल चेंज से आप क्या लिख सकते हैं, लेटरल स्ट्रेन। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन के साथ होता है, ये इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है सब आपको लिखना है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो आर होगा वो डेल्टा आर, ये हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारे पास लेटरल स्ट्रेन होगी वो हो जाएगी माइनस डेल्टा आर बाई आर एंड डेल्टा एल बाई एल विद साइन। आपको विद साइन लिखना है, इंक्रीज है डिक्रीज है जो भी है, और इसकी जो वैल्यू लाई करती है, ये लाई करती है कहां से कहां तक, 0.5 से -0.5 से 0.5 के बीच। ये कभी कभी ये रेंज एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन रेशियो का रेंज क्या है, 0.5 टू -0.5 टू 0.5, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये उसका डायग्राम है, आप डायग्राम बना लीजिए, आपको याद रखने के लिए डायग्राम है। और ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बट इसकी रेंज पूछ लेते हैं किस रेंज में होता है, तो ये आपको एकदम क्लियरली याद रहना चाहिए। फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स के स्पेशली से याद रखना चाहिए। और हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट भी करा ले कि डेल्टा आर का चेंज ये है, डेल्टा एल में चेंज ये है, फाइंड आउट द पॉइजन रेशियो ऑफ द दिस बॉडी, तो यू कैन कैलकुलेट। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। So students, this is all for the today's class, and we have finished the elasticity topic. So we have covered, first is the thermometry and next is the elasticity. So next topic will be the thermal expansion. So we will meet in the next class. Thank you so much.